वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम पंचायती राज से रिलेटेड 5th लेक्चर जो है कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। ठीक है। तो आज इससे पहले हम जो है पंचायती राज से रिलेटेड 5 चैप्टर तक कर चुके हैं। आज हम 6ठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3rd चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर तक हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे। ठीक है। तो 3rd, 4th और 5th चैप्टर जो है हम ग्राम पंचायत से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, और आज हम चैप्टर 6 जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है, धारा 46 से लेकर धारा 54 तक जो है चैप्टर 6 में दी गई है। ठीक है। तो चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और धाराओं से रिलेटेड भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जनरल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, यानी कि हर धारा के बारे में जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, वो जनरल चीज़ें भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं इस बार। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनते जाइए जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट चाहिए जिसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं उस हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपके लिए बनाऊंगी, तैयार करूंगी और फिर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। एक बच्चे के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों की अगर ये ज़रूरत है, उन्हें महसूस होता है कि आपको सारे हैंड रिटन नोट्स हिंदी में अवेलेबल करवाए जाएं, सिंपल लैंग्वेज में, तो करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। धारा 46 से लेकर 54 तक बात की गई है चैप्टर 6 में। सबसे पहले अगर हम बात करें धारा 46 की, कंट्रोल ऑफ द ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत का नियंत्रण। ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात अगर पूछ ली जाए तो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? धारा 46 के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत पर कंट्रोल किसका रहेगा? ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है? जितनी भी पंचायतें हैं उन पर कंट्रोल जो है सबसे ज़्यादा अगर मेन बात करें तो सरकार का ही होता है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत के नियंत्रण की अगर बात पूछ ली जाए कहाँ पर दी गई है, तो धारा 46 में दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुँच, यानी एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत। इसका मतलब क्या है? जो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड्स होता है, यानी कि वो जो लिखित में रखती है, जो उसका लेखा जोखा होता है, उसे कौन देख सकता है? ठीक है। तो जो उसे जो है डायरेक्टर या फिर जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिला परिषद जो होती है उसका अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। और पंचायत समिति का अधिकारी होता है, उसे बोलते हैं कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। मैं आगे भी बहुत बार इन वर्ड्स का यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि जो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड है उसकी बात की गई है धारा 47 में, और इसे कौन कौन देख सकता है? तो जो डायरेक्टर होता है, हिंदी में हम उसे कहेंगे निदेशक। ठीक है। तो डायरेक्टर या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कोई व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स देखने के लिए, और ग्राम पंचायत जो है इसका अरेंजमेंट करेगी ताकि वो उसे रिकॉर्ड्स जो है प्रोवाइड करवाएगी, ताकि वो आसानी से वो व्यक्ति जो है सारी चीज़ें चेक कर सकें। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स जो है लिखे जाते हैं और इन्हें चेक भी अधिकारियों के द्वारा टाइम टू टाइम किया जाता है। इसके अलावा कौन कर सकता है? इसके अलावा कर सकता है बीडीपीओ। बीडीपीओ की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। हिंदी में हम इसे कहते हैं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। ठीक है। तो ये जो है पंचायत के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें रिटर्न में मांग सकता है। ठीक है। तो बीडीपीओ हो गया, और डायरेक्टर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति हो गया। ठीक है। तो ये जो है ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स जो है चेक कर सकती है। और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स की बात कहाँ पे हुई है? धारा 47 में हुई है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित कैसे, ग्राम पंचायत के कार्यों को निलंबित कर देना। ठीक है। तो इसकी बात कहाँ पर की गई है? ग्राम पंचायत के कार्यों को निलंबित करने की बात भी धारा 47 में की गई है। ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है, आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ये जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड हैं, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और नियंत्रण की बात जो है, दोनों बातें धारा 46 में हुई है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के निलंबन की यानी सस्पेंशन की बात की गई है, वो है धारा 47 में, ठीक है। तो सस्पेंशन है जो अब आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उसमें आपको ये करेक्ट मिलेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुँच की बात करें तो वो आपकी धारा 46 में है। और इसके अलावा ग्राम पंचायत के कार्यों को निलंबन या सस्पेंड करने की बात करें तो वो आपकी धारा 47 में है। अब बात करते हैं कि इसे सस्पेंड कौन कर सकता है, ठीक है। जो डीडीपीओ होता है, यहाँ पर हम दो टर्म्स यूज़ करेंगे, एक डीडीपीओ और एक एसडीओ, ठीक है। डीडीपीओ की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, हिंदी में हम कहेंगे जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ठीक है। और एसडीओ होता है स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, राज्य विकास अधिकारी, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं किसी भी प्रस्ताव या किसी भी कार्रवाई को सस्पेंड कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का कोई भी काम है, कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी कार्रवाई है तो उसे सस्पेंड कर सकते हैं डीडीपीओ और एसडीओ, ठीक है। और ये सस्पेंड करते टाइम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन दोनों का जो पक्ष होता है वो भी लिखा जाता है और जो ग्राम पंचायत का पक्ष होता है उसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और अगर ग्राम पंचायत को उनका डिसीजन ठीक नहीं लगता है तो ग्राम पंचायत क्या करती है, सरकार के पास अपील कर सकती है इसके लिए कि उनका ये काम जो है सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये जो है उन्हें ठीक नहीं लग रहा है या फिर ये जायज़ नहीं है, ठीक है। तो वो इसके लिए सरकार के पास अपील भी कर सकती है और जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वो सरकार का फैसला होगा, वही जो है अंतिम फैसला माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात कहाँ हुई है, धारा 47 में हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जितने भी अधिकारी होते हैं, यहाँ तो हम काम के सस्पेंशन की बात कर रहे थे, ये जो होते हैं इनको अगर इस्तीफ़ा देना हो, ठीक है, रेजिग्नेशन देना हो, तो ये किसे अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्या है, डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट, उसे जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो अधिकारी होते हैं इस्तीफा सौंपते हैं, ठीक है। मंजूर करना है कि नहीं करना है वो उसके हाथ में होता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि सबसे कौन किसके ऊपर होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है सरकार होती है, उसके बाद जो है डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद डीडीपीओ और एसडीओ होते हैं, इसके बाद बीडीपीओ होता है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे जो है ग्राम सभा होती है। तो ये इसकी जो है सीक्वेंस है, कौन किसके ऊपर होता है, ठीक है। सबसे नीचे ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई भी ग्राम सभा है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धारा 47 पढ़ ली हमने। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 48 की, नियंत्रण और अधीनता यानी कंट्रोल एंड सुबॉर्डिनेशन की बात की गई है धारा 98 में। अब इसमें क्या है, ग्राम पंचायत जो है, पंचायत समिति, जिला परिषद और जो निदेशक होता है, ठीक है, उस पर सरकार या फिर सरकार के द्वारा नियुक्त की गई कोई अथॉरिटी होती है, उसका नियंत्रण होता है, ठीक है, जो इसके अधीन होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और निदेशक होते हैं, इन पर, इनके ऊपर जो है सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है, ठीक है। वो कोई अथॉरिटी हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी हो सकता है या 2-3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसके अधीन जो है ये सारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है सारे काम करते हैं, ठीक है। और सरकार द्वारा दिए गए जो आदेश होते हैं, उस अथॉरिटी द्वारा दिए गए निर्देशों का इन सबको पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो सरकार आदेश देती है वो सारे आदेश जो है वो अथॉरिटी, ग्राम पंचायत और इन सबको देती है। जो निर्देश दिए जाते हैं, ऊपर से आते हैं ऑर्डर्स, उन्हीं को इन्हें फॉलो करना होता है। तो इसकी बात कहाँ पे की गई है, नियंत्रण और अधीनता की कहाँ पर की गई है, धारा 48 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आती है आपकी धारा 49। इसमें क्या है, कर्तव्यों में चूक यानी लापरवाही, डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। कोई अपनी, जैसे ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत अपने काम जो है सही ढंग से नहीं कर रही है, उनमें लापरवाही कर रही है, या फिर जो है वो काम करने में असमर्थ है, पूरे नहीं कर पा रही काम, ठीक है। तो
क्या करेगी, सरकार जो है अपनी तरफ से कोई व्यक्ति को चुनेगी, ठीक है, अपने तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगी, वो जो है पूरी ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को संभालेगा, ठीक है। जो भी खर्चा होगा उन कामों में वो सारा जो है ग्राम फंड से ही लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राम पंचायत वो फंड देने से मना करती है तो जो है सरकार जो है आदेश दे देगी कि वो सारा जो फंड है वो सारा का सारा उस व्यक्ति के अंडर आ जाएगा जिसे सरकार ने नियुक्त किया था, फिर वो अपने आप से जो है वो फंड यूज़ कर सकता है, ठीक है। और जितनी भी चल या अचल संपत्ति होती है ग्राम पंचायत की, जो भी उसके पास कह सकते हैं ज़मीन हो गई या फिर कोई और संपत्ति है, तो वो सारी चीज़ें भी वही व्यक्ति संभालेगा, ठीक है। तो कर्तव्यों के चूक या लापरवाही की बात कहाँ की गई है, ग्राम पंचायत के कार्यों में लापरवाही या चूक की बात की गई है धारा 49 में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। भूमि के प्रबंधन को संभालने की शक्ति कहाँ पे है, तो धारा 50 में इसकी बात की गई है। भूमि के प्रबंधन को संभालने की शक्ति यानी पावर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, इसकी बात कहाँ हुई है, धारा 50 में हुई है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत को भूमि अगर संभालने में दिक्कत आ रही है और वो असमर्थ रह रही है तो सरकार उसे जो है अपने अंडर ले लेती है, ठीक है। लेकिन ऐसा सरकार सिर्फ 5 साल के लिए कर सकती है, क्योंकि देखिए जैसा कि आपको पता है हर ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। तो 5 साल तक जो है सरकार वो उस भूमि को अपने अंडर रख सकती है, क्योंकि अगले 5 साल में फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से नई जो है ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली ग्राम पंचायत भी इन सब चीज़ों को संभाल ना पाए, ठीक है। तो ये भूमि के प्रबंधन को संभालने की जिम्मेदारी या शक्ति जो है सरकार अपने पास ले सकती है। ये बात कहाँ की गई है, ये बात की गई है धारा 50 में, ठीक है। भूमि प्रबंधन को संभालने की शक्ति की धारा कौन सी है, तो धारा 50 है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सरपंच या पंच को निलंबित या फिर पद से हटाना, इसकी बात कहाँ की गई है, धारा 51 में। धारा 51 में क्या है, जैसे कि डायरेक्टर होता है या निदेशक बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर डिप्टी कमिश्नर यानी जो डीसी होता है, किसी भी सरपंच या पंच को हटा सकता है अगर कोई सरपंच या पंच जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है या फिर कुछ और कारण है, तो उसे जो है हटाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए जो है उसे हटा सकता है डीसी या फिर डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी सरपंच या पंच पर जो है कोई कुछ इलीगल करने का आरोप लगा है, ठीक है, उस पर इंक्वायरी चल रही है या फिर उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, तो उसे पद से लंबे समय तक हटाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सरपंच को जो है धारा 10 के तहत एक संशोधन किया गया है अभी अभी, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राइट टू रिकॉल, ठीक है। राइट टू रिकॉल जो है धारा 10 के तहत आता है, ठीक है। धारा 10 में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्या है, जो ग्राम सभा होती है यानी ग्राम सभा ही तो चुनती है सरपंच को, ठीक है, तो जो ग्राम सभा ने सरपंच को चुना था वही ग्राम सभा को अगर लगे कि हमने सरपंच सही नहीं चुना या हमारा सरपंच सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे हटाने का अधिकार है। किसके तहत, राइट टू रिकॉल के तहत, धारा 10 के अंडर, ठीक है। तो धारा 10 के अंतर्गत राइट टू रिकॉल के तहत ग्राम सभा सरपंच को हटा सकती है, ठीक है। और इसकी एक कंडीशन ये रखी गई है कि इलेक्शन के 1 साल बाद ही राइट टू रिकॉल लाया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यानी कि 1/2 या फिर 50% से ज़्यादा ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं लिखित में देंगे तो सरपंच के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर दूसरी बार अगर ऐसा होता है कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव पीडीपीओ को सौंपा जाएगा, ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो वीडीपीओ को सौंपी जाएगी, ठीक है, फिर बीडीपीओ जो क्या करेगा, गांव में आएगा और वोटिंग करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो वोट दिए जाएंगे 2/3 अगर या फिर 66.66% जो है लोग सरपंच के खिलाफ वोट डालते हैं तो उस सरपंच को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता
होता है तो सरपंच को नहीं हटाया जाएगा। और अगर फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वो 1 साल बाद ही लाया जा सकता है। यानी कि अब सरपंच बनने के 1 साल बाद ही आप उसे हटा सकते हो। राइट टू रिकॉल 1 साल बाद ला सकते हो। और उसके बाद भी वो अगर नहीं हटता है, उसके खिलाफ वोटिंग करवाने के बाद भी वो नहीं हटाया जाता है, तो उसके 1 साल बाद तक फिर आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। 1 साल बाद ही आप अविश्वास प्रस्ताव फिर से ला सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धारा 52 पर। धारा 52 में किस चीज़ की बात हुई है? ग्राम पंचायत का विघटन, हटाना, रद्द करना। विघटन का मतलब होता है भंग करना। ग्राम पंचायत को भंग किया जा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को भंग करने की बात कहाँ पर हुई है? धारा 52 में। इंग्लिश में अगर बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो धारा 52 में ग्राम पंचायत को भंग करने की बातें की गई है। ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जो है सरकार के पास होता है। अगर ग्राम पंचायत सही आदेशों का पालन नहीं कर रही है, बार बार चीज़ों का उल्लंघन कर रही है, तो इसे सरकार जो है भंग कर सकती है। तो ग्राम पंचायत के भंग होने की बात कहाँ पर है? धारा 52 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो धारा 53 में। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत को हटाने के बाद सरकार किसी व्यक्ति को जो है नियुक्त कर देती है ताकि उस ग्राम पंचायत का कार्य संभाले, या फिर बीडीपीओ या फिर ग्राम सचिव भी उस काम को संभाल सकता है। उन्हें भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर करवाने अनिवार्य होते हैं। लेकिन अगर जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो अगर 5 साल होने में 6 महीने बचे ही नहीं है तो ये वोटिंग जो है, इलेक्शंस जो है नहीं करवाए जाएंगे। वो फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर समय ज़्यादा पड़ा है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, और नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ये सारी बातें कहाँ पर की गई हैं? धारा 52 में। इसके बाद अगर हम बात करें सरपंच और पंच के दायित्व या जिम्मेदारियों की बात कहाँ की गई है? तो धारा 53 में। सरपंच और पंच के जिम्मेदारियां क्या होती है? ग्राम पंचायत के अंडर जितने भी काम होते हैं, जितने भी विकास कार्य होते हैं, सारे संभालना, उनकी सबकी देख रेख करना, ये सारे काम किसके होते हैं? सरपंच के होते हैं। ठीक है, लेकिन पंचायत के किसी काम या फंड या किसी प्रॉपर्टी में अगर घाटा हो जाता है तो बीडीपीओ क्या करता है? बीडीपीओ उसका कारण जो है लिखित में मांगता है और इसे रिकवर कैसे किया जाएगा, और इसके लिए सरपंच या पंच जो है 30 दिन के अंदर डायरेक्टर को अपील कर सकते हैं भी उन पर कार्रवाई ना चलाई जाए। ये जो घाटा हुआ है उस पर उन पर जो है कार्रवाई ना चलाई जाए, वो वाजिब कारण देंगे भी उन पर ये कार्रवाई क्यों ना चलाई जाए। ठीक है, तो अगर ग्राम पंचायत में किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ पर घाटा होता है तो बीडीपीओ उसकी रिपोर्ट मांगेगा और बीडीपीओ उन पर कार्रवाई कर सकता है, और वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भी भेज सकता है कि इस ग्राम पंचायत में ऐसे ऐसे हुआ है। और फिर वो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर के पास जो भेजेगा तो वो डायरेक्टर के पास जो है सरपंच भी अपील कर सकता है। ठीक है, भी ये सब जो है गलती से हुआ या कोई भी कारण देगा जो वाजिब कारण होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसके बाद है संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड, पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद द प्रॉपर्टी। धारा 54 में बात की गई है, अगर ग्राम पंचायत की कोई भी संपत्ति के साथ छेड़छाड़, तोड़ फोड़ या कुछ किया जाता है तो उसके लिए दंड दिया जाता है। ठीक है, कौन देगा? बीडीपीओ देगा। 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है बीडीपीओ अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का चैप्टर 6 हमने पढ़ लिया है। धारा 54 तक हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। बहुत धीरे धीरे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे आपकी मन की बात जो है पता लगे और उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, आज हम जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड सारा जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारी पंचायत समिति जो है स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम धारा 55 से धारा 116 तक पढ़ेंगे और 7वें चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक जो है पंचायत समिति की हम बात करेंगे। ठीक है,
तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगी और आप लेक्चर मिस कर जाएंगे। और लेक्चर मिस करने से आपको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।